हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुमार राठौर है और इस साल यूपीएससी 2019 में मैंने 81st रैंक सिक्योर की है। मैं आप सभी को दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग इनिशियल वहीं पे हुई। वहाँ पे मैंने 12th तक की अपनी पढ़ाई ली। स्टार्टिंग में मैं 5th ग्रेड तक हिंदी मीडियम में था। उसके बाद फिर मैंने मीडियम चेंज किया और इमानुअल हाई स्कूल मैंने फिर पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने आईआईटी जेई की तैयारी का सोचा और मैंने आईआईटी में 2569 रैंक सिक्योर करी और आईआईटी की पढ़ाई मैंने लोकल में ही करी थी और वो काफ़ी बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक बिल्डिंग फेज़ है लाइफ का वो वहीं पे तैयार हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मैं अपने सर महेश कुर्मी सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करी। मैं काफ़ी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, बट उन्होंने मेरे पोटेंशियल को फुली रियलाइज़ करने में काफ़ी मैं बहुत मदद करी और मैं हमेशा ही उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते रहता हूँ अपने दिल से भी। फिर उसके बाद आईआईटी जेई के बाद फिर मैंने 2011 एंट्री थी मेरी 2011 बैच में आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। आई एम 2015 पास आउट ऑल्सो। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी देने का सोचा, क्योंकि इसके पीछे जो इंस्पिरेशन था वो यही था कि स्टार्टिंग में जैसे मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी जैसा भी कुछ चीज़ होता है जो हम दे सकते हैं और अपने नेशन के लिए लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जितना आपने सोसाइटी से पाया है वो आप वापस कर सकते हैं। और मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ जब मैं अपने फाइनल ईयर में था। काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स वगैरह थे जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में थे, उनके साथ इंटरेक्शन करके लगता था कि यार हम भी कुछ अच्छा एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं ग्राउंड लेवल पे अगर हम काम करेंगे तो। और फिर उसके बाद मेरा इंक्लिनेशन यूपीएससी की तरफ काफ़ी हो गया था। तो इसलिए मैं फिर अपने कैंपस प्लेसमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेरा क्लियर कट फोकस फिर यूपीएससी की तरफ था। उसके बाद मैंने तैयारी जब शुरू करी, मैंने अपनी कोचिंग बाजीराम एंड रवि से की और वहाँ पे मैंने जीएस की कोचिंग ली थी और वहाँ पे थोड़ा सा मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था टेक्निकल था। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोचिंग की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी वगैरह भी स्कूल ईयर्स में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा एमपी बोर्ड था। मुझे कहीं एक फ़ियर था अंदर कि यार मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। मेरे बाकी दोस्त हैं वो सब पहले से ही सीबीएसई से पढ़े हुए हैं और जो वहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज़ में वही सब जनरली क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो इसलिए मेरा फिर फ़ियर ख़त्म करने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। और उसके बाद फिर मैंने जैसे पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी था, तो ज्योग्राफ़ी में मैंने 2015 में जब एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू तक भी गया था, बट ज्योग्राफ़ी में मुझे लगा जैसे कि मार्क्स वगैरह 2015 अटैम्प्ट में काफ़ी कम मिले। पहले मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी हो कि ज्योग्राफ़ी में मुझे ही ना मार्क्स मिले हो। बट फिर मैंने जब सबके मार्क्स आ गए थे और देखा कि काफ़ी सारे लोगों को मार्क्स नहीं मिले जो काफ़ी अच्छा करते थे ज्योग्राफ़ी में, तो मैंने ऑप्शनल चेंज करने का डिसाइड किया और मैं 2016 अटैम्प्ट फिर केमिस्ट्री से दिया। मैंने 3 दिन पहले ही दोबारा फॉर्म भरा और केमिस्ट्री से दिया। फिर उसके बाद अटैम्प्ट जब केमिस्ट्री लिया, उसके पीछे ये था रीज़न कि मुझे जैसे 12th क्लास में इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। काफ़ी सारे सीनियर्स भी थे जो मेरी हेल्प कर सकते थे उसमें केमिस्ट्री लेने में, और क्योंकि हम डिस्कशन वगैरह नोट्स वगैरह सब अवेलेबल थे, तो इस वजह से मैंने फिर केमिस्ट्री चूज़ किया। और फिर 2016 वाला अटैम्प्ट था जो केमिस्ट्री से दिया, बट मैंने काफ़ी लेट चेंज किया था, तो आई कुडंट क्वालिफाई दैट टाइम फॉर इंटरव्यू। उसके बाद 2017 मैं जब केमिस्ट्री से दिया तो इंटरव्यू
इंटरव्यू स्टेज तक गया था मैं, बट कुछ मार्क्स से रह गया। बट 2018 में मैं इंटरव्यू तक गया और मैंने क्वालिफाई भी किया। आई गॉट 569 रैंक। उसके बाद मुझे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस अलोकेट हुई और फिर 2019 में तो आप 81 रैंक मैंने सिक्योर करी और इस बार होपफुली ISE अलोकेट हो जाएगी सर्विस। एंड डूरिंग दिस टाइम मैं कहना चाहूँगा कि कुछ समय बहुत ही कठिन था, जब आपको लगता है कि आप निकलेगा नहीं निकलेगा, आप बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं। मुझे भी ऐसे कई बार डाउट आए कि गिव अप कर दूं क्या मैं, या कुछ मतलब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो उस सब समय मुझे यही धीमे धीमे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, कि हमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, सो दैट कि एंड में जाके सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे जैसे लास्ट अटेम्प्ट में दे रहा था तो मुझे यही इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैंने जब बाकी 4 अटेम्प्ट में जो भी दिए अटेम्प्ट्स, वैल्यू एडिशन कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और जो टाइम था तो मैंने वैसे ही, जैसे इंटरव्यू के बाद टाइम होता है तो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इस बार मैंने जैसे कि थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ा, विज़न से उठा के पढ़ा, उसके बाद विज़न का वैल्यू एडेड कर लिया, फिर धीमे धीमे थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इस बार ज़्यादा करी। टेस्ट सीरीज़ जो दी थी उसमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं टाइमली 3 घंटे में क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहा था, और इस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे एग्ज़ाम में मिला, क्योंकि अभी तक 2018 तक मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाता था एग्ज़ाम में। इस चीज़ का मतलब प्रैक्टिस का काफ़ी फ़ायदा हुआ इस बार। मुझे लगता है कि होपफुली मैंने अच्छा किया होगा GS में और आंसर राइटिंग वाले सारे GS के पार्ट्स में, क्योंकि एक बार अगर आप आंसर कंप्लीट ही करने लगते हो तो 5-6 नंबर भी अगर एक पेपर में बढ़ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको अपनी पूरी तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे मैंने प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ा। स्टार्टिंग से मैंने जैसे कि सीनियर्स वगैरह से बात करी तो उन्होंने बताया कि आप NCERT पे फोकस करिए। तो NCERT मैं सबको बोलना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी सोर्सेस हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, जहाँ से हम आप पढ़ सकते हैं चीज़ों के बारे में, और क्वेश्चंस भी काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं कि वहीं से आते भी हैं। सो NCERT सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए और उनको ज़रूर पढ़िए और थॉरोली पढ़िए, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जैसे कई सारे ये भी डाउट आते हैं कि NCERT 6 to 12th पढ़ें या फिर ओनली 11th-12th। तो मैं कहना चाहूँगा कि अस पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, जैसे कई सारे लोग अभी मैसेज या फ़ोन पे पूछते हैं कि हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही स्टार्टिंग कर दिए हैं प्रिपरेशन की, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 6 to 12th पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि एक बेस बहुत आराम से बनेगा और बार बार वो सेम चीज़ें रिपीट होंगी, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। बट अगर जो लोग जॉब में हैं या फिर तुरंत अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि 11th और 12th दोनों क्लासेस की NCERT पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें कवर हो जाती हैं और काफ़ी थॉरोली कवर्ड होती है। तो सबसे पहले NCERT हो गया स्टैटिक पार्ट के लिए। अब जैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की बात करें, तो प्रीलिम्स में जितने भी टॉपिक हैं, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की NCERT पढ़ ली। उसके अलावा फिर ज्योग्राफी में जैसे आपने जो भी क्लासेस ज्वाइन करी हों वो उसके नोट्स पढ़ लिए। फिर ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सफोर्ड का मैप उठा लिया आपने। जैसे मेन चीज़ें आजकल UPSC पूछ रहा है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ है स्पेशली। फिर उसके बाद जैसे सी के अराउंड जो भी कंट्रीज़ हैं, तो मेन सीज जो हो गए, ओशियंस हो गए, उनके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं आप वो मैपिंग ज़रूर कर लीजिए। फिर ग्रुपिंग्स हैं काफ़ी सारे, कि ग्रुपिंग्स पूछते हैं हर बार कि ये कंट्रीज़ इस ग्रुपिंग का पार्ट है कि नहीं है, तो ये सब आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिए मैप वाइज। जैसे नॉर्थ टू साउथ है, हिल्स की लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ही जैसे कि लेक्स हो गए, फिर उसके बाद माउंटेन पासेस, ये सब चीज़ें हमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए।
और जैसे ला आईएएस करके इंस्टीट्यूट है, वो भी एक वीडियो डालते हैं। जनरली वो होता है कि प्रीलिम्स के 2-3 दिन पहले डालते हैं। उसमें काफ़ी सारी करेंट के जो प्लेसेस हैं या फिर जो मैपिंग वाले सेक्शंस हैं वो कवर करते हैं, तो वो काफ़ी सही है। तो वो अटेम्प्ट वो देख लेना चाहिए हमें जाने से पहले, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं, आजकल क्वेश्चंस मैपिंग पे काफ़ी आ रहे हैं, तो बेटर है कि जितना कवरेज कर सकें। सेकंड पार्ट जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मुझे तो बेस्ट लगती है। और लक्ष्मीकांत अगर आप बहुत अच्छे से करे हुए हैं और फिर आपको जैसे एग्ज़ाम में मिस्टेक्स बहुत कम होंगी और आप 90% आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लक्ष्मीकांत से। बाकी 10% ऐसा है कि आपको थोड़ा सा करेंट पे फोकस करना होगा। करेंट स्ट्रेटजी हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। और फिर जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुझे लगता है कि मॉडर्न के लिए जैसे स्पेक्ट्रम काफ़ी सही है। प्लस जैसे एंशिएंट में एनसीईआरटी इज़ गुड इनफ, अगर अच्छे से करते हैं तो काफ़ी 11th की ओल्ड एनसीईआरटी इज़ गुड इनफ। उसके अलावा जैस कल्चर में सिंघानिया के नोट्स काफ़ी सही हैं, एक बार तो कर लेने चाहिए अगर आपके पास टाइम है। और मेडिवल में मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर टाइम किसी को कम लगता है तो जैसे कुछ टॉपिक हैं जो मैं पर्सनली पढ़ता था, जिससे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। एक विजयनगर एम्पायर, दूसरा है कि मुग़ल आर्किटेक्चर आर्ट्स वगैरह, तीसरा है भक्ति मूवमेंट। ये 3 टॉपिक्स आई थिंक अगर आप कर लेते हैं तो 90% ऑफ द मेडिवल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा फिर इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जैसे आप श्री राम या फिर वाजीराम के क्लास नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, और जो जैसे मैंने पर्सनली पढ़े हुए हैं। बाकी आपके जो भी आपने क्लासेस वगैरह लिए हैं उसके नोट्स काफ़ी इनफ रहेंगे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। 11th की जो एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमी, वो तो ज़रूर पढ़ लें। वो मुझे तो काफ़ी अच्छी बुक लगती है, और काफ़ी जितने भी कंसेप्ट दिए हैं बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो जैसे कि काफ़ी मतलब क्लैरिटी दे देगी आपको। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स सर्वे कई मुझे पर्सनली लगता है कि प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा काम में नहीं आता, तो आप प्रीलिम्स में वो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको फिर भी करना है तो जैसे विज़न की समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे की, आप वो कर सकते हैं 50 पेज की। बट मेंस में वो ज़रूर काम आता है, क्योंकि वहाँ पे हमें आंसर राइटिंग करनी है, तो हमें फैक्ट या फिर एनालिसिस देना है, तो वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट मुझे आजकल लगता है कि जैसे विज़न वगैरह में सब जगह पे वहाँ से ही जो भी एनालिसिस है वो सब उठा के डाल देते हैं। तो जैसे अगर आप अलग से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है फिर तो पढ़ना ही चाहिए, फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्पेशली अगर आप एक बार भी पढ़ लिए इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको फिर बार बार पढ़ने में उतना गेन नहीं होगा। सिर्फ आप वही टॉपिक पढ़ें जो कि नए हैं या फिर पहली बार जिनका एनालिसिस आया हुआ है। उसके बाद जैसे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में, बिकॉज फॉरेस्ट्री के लिए भी क्वालिफाइंग यही है। तो आप मेनली जैसे नेशनल पार्क है, IUCN रेड लिस्ट वगैरह हो गई, टाइगर रिज़र्व, बायोस्फीयर रिज़र्व, ये सब आपको याद कर लेने चाहिए। और इनके अंदर कौन सी नदी फ्लो होती है या फिर क्या इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, और उनके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क्स वगैरह आ रहे हैं, ये सब आपको मतलब अच्छे से देख लेने चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में, और हर बार आएंगे। तो ये काफ़ी प्रीलिम्स के हिसाब से तो मेक एंड ब्रेक का रोल भी प्ले करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के आप देखेंगे तो एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन हर बार आते हैं। और हाँ, ये सॉइल प्लस एग्रीकल्चर पे भी ज़रूर फोकस करें, क्योंकि इनके भी 5-6 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। तो जैसे कुछ क्रॉप हो गई, क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए, स्पेशली टी, कॉटन, ये सब किस एरिया में उगते हैं, क्या इनकी कंडीशंस हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह ज़रूर देख लें। प्लस फिर इसके बाद ऑलमोस्ट प्री का सब हो जाता है, इतने में कवर्ड। और रिवीजन इज़ द की इन प्रीलिम्स।
क्योंकि सब यूपीएससी मुझे लगता है कि काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, बट वहाँ पर कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है अगर हमारा रिवीजन नहीं होता है। स्पेशली जब हमें ये फीलिंग होती है कि ये अगर हम जो ऑप्शन भर रहे हैं सही है कि गलत है, क्योंकि वहाँ पे हमारा डायरेक्ट काउंट होता है। जब हम टेस्ट में टेस्ट दे रहे होते तब उतना डर नहीं रहता, बट इसलिए नर्वसनेस कम तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ कर सकेंगे। नर्वसनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। तो रिवीजन जितने हैं आप उतनी क्लैरिटी रहेगी, उतनी कम कन्फ्यूज़न और उतना अच्छा स्कोर। तो अभी जैसे कि लास्ट 20-25 डेज़ बचे हुए हैं, तो बिल्कुल रिवीजन पे ध्यान दें। उसके बाद जैसे कि मेरी भी यही स्ट्रेटजी, हर बार मैंने जैसे प्रीलिम्स निकाला है और 3 बार फॉरेस्ट भी निकला है मेरा, और एक 2018 में जस्ट 0.6 मार्क्स से रह गया था। तो मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था। उसके बाद जैसे टेस्ट, कई सारे लोग पूछते हैं कि टेस्ट कितने देने चाहिए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि टेस्ट आप एक ऑप्टिमम नंबर दें जहाँ पे आपको फील हो जाए कि आपके साथ टाइम लिमिट का इश्यू नहीं हो रहा, प्लस आपको जैसे कुछ इंट्यूशंस वगैरह आ रहे हैं जो कि आपको लगता है कि मतलब आपने पढ़ रखा है बट आप डाउट में होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जनरली जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हमें फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं और वो जनरली सही होती है, क्योंकि वो कहीं बैक ऑफ द माइंड हमने पढ़ा होता है और सब याद भी रहता है। फिर उसके तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फिर ज़्यादा जब दिमाग लगाते तो कभी कभी गलत हो जाता है। तो वैसा है कि इंट्यूशंस में अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो एग्ज़ाम से पहले ही आप ये सब ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि मेनली फिर आपके हाथ में ज़्यादा कुछ बचता नहीं, आप रिवाइज़ करिए और जितना ऑप्टिमम आपको लगा उतना टेस्ट दे लीजिए कि 2 घंटे में फिनिश कर रहे हैं आप। उसके बाद फिर जो है आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर ऐसा है कि टेस्ट उतना हेल्प नहीं करेगा, बट आपका रिवीजन और जितना आप डेटा या फिर जो भी नॉलेज गैदर कर सकते हैं वो हेल्प करेगी। फिर सेकंड चीज़ आते हैं मेंस पे। मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको यूटिलाइज़ करना है, आपको आंसर में दिखाना है। मेनली जैसे कि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि मैंने चीज़ें ज़्यादा पढ़ी नहीं, बट ऐसा था कि मैं यूटिलाइजेशन में काफ़ी विश्वास रखता था और मैं जैसे जो भी पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लेता था, जो कि मेन पर्पस भी है। तो जैसे कि ऐसे में कहना चाहूँगा कि ऐसे में मुझे जैसे ज़्यादा आइडिया नहीं लगा तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो मार्क्स आएंगे तभी शायद बेटर बता पाऊँ, क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा अप एंड डाउन रहे हैं। ऐसे में हिस्ट्री में बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में मैं डिसेंट स्कोर मार्क्स आता था हर बार। तो हिस्ट्री में जो हमने स्टैटिक पढ़ा है वो जो क्वेश्चन की डिमांड है मेनली एनालिसिस उससे ऑप्ट होना चाहिए। जैसे कुछ भी आ गया इस बुद्धिज़्म जैनिज़्म, तो उसके जो प्रो कॉन्स सब कुछ हैं हमें वहाँ पर दिखाने होंगे। और अगर आप डायग्राम वगैरह जैसे ज्योग्राफी भी होता है पेपर 1 में वो बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा वर्ड्स जो आंसर हमें आता है उसमें ज़्यादा वर्ड्स लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि एवरेज स्पीड के हिसाब से हम मतलब 12 से 13 वर्ड ही लिख सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो जैसे कि 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो आप 120 या 130 से ज़्यादा लिखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे एक क्वेश्चन का टाइम पीछे कम पड़ जाएगा। तो जो कि मेरे साथ हर बार होता था, क्योंकि मैं किसी में थोड़ा ज़्यादा लिख देता तो एंड में टाइम नहीं बचता था, तो मेरा पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था। 18 to 19 क्वेश्चन के अलावा कभी मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, जो कि चेंज मैंने इस बार किया। मैंने इस बार ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे किसी एक क्वेश्चन में, बल्कि फोकस मेरा ये रहा कि मेरे को सारे कंप्लीट करने हैं और अच्छे पॉइंट्स आगे रखने हैं अपने, सो दैट कि आंसर जो है एनरिच्ड हो। सिमिलरली पॉलिटी में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लास्ट टाइम भी काफ़ी सही नंबर थे। तो पॉलिटी में कहना चाहूँगा कि आप जो आपने स्टैटिक में पढ़ा है लक्ष्मीकांत से, जैसे कि आप आर्टिकल्स वगैरह हैं आप अपने पॉइंट्स के आगे रखिए। कि जैसे आप कोई भी आर्गूमेंट दे रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं और वो आपके पॉइंट्स में कवर हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट में आर्टिकल लिख दीजिए। कोई केस है तो वो मेंशन कर दीजिए। उसके अलावा
मतलब रिपोर्ट्स आपने जो पढ़ी हैं वो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। जैसे ARC रिपोर्ट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो जैसे पॉलिटी में आप लिख रहे हैं तो आर्टिकल्स वगैरह ज़रूर मेंशन करें। उसके अलावा रिपोर्ट्स वगैरह जो आपने पढ़ी हैं वो आप ज़रूर यूज़ करें। जैसे ARC 2 सेकंड रिपोर्ट जो है, आप कंक्लूज़न में आप लिख रहे हैं तो उसका कुछ जो एनालिसिस है, फाइनल कंक्लूज़न है, वो ज़रूर मेंशन करें। तो जो मेन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है, जो मैंने यूज़ किया है, वो ऐसे होना चाहिए आपके आंसर का कि आपकी स्टार्टिंग में 2-3 लाइंस, उसके बाद जैसे आपने प्रो लिखा, फिर कॉन्स लिखा, फिर फाइनली आप कंक्लूज़न लिख रहे हैं। और कंक्लूज़न बहुत ही मस्ट है हर आंसर के लिए, क्योंकि कंक्लूज़न लिखे बिना कंप्लीटनेस नहीं फील होती है आंसर में। और मेन ये सब चीज़ें हो गई, प्लस आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऊपर रहने चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट जो है जो मैंने फॉलो किया इस बार, तो शायद मुझे लगता है कि एप्ट हो। आप लोगों के हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद पेपर 3 की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स वैसे भी वाइड पेपर है। जैसे इसमें इंटरनल सिक्योरिटी प्लस आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे पर टॉपिक क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं बनते, तो आप मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं इस पर। तो जो फोकस है हमारा वो करंट अफेयर पे रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स में जो सारे क्वेश्चन जनरली करंट अफेयर से ही रहते हैं। तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखें, प्लस इकोनॉमी में जो भी स्टैटिक्स पढ़ा है वो आप फोकस रखोगे तो ईज़िली इसमें लिख सकते हैं हम। और हाँ, इसमें जो कुछ फ्रिंज टॉपिक हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह, तो इनके ऊपर हमें इकोनॉमी में डेटा जो है बहुत हमारे पास होना चाहिए, जो पॉइंट्स हम डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं वहाँ पे। और डेटा वैल्यू एडिशन करता है हमारे आंसर्स में। रिपोर्ट्स वगैरह जो भी फाइंडिंग्स हैं, जैसे कैग की फाइंडिंग्स हो गई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कि इतनी सीट्स खाली हैं प्लस इतनी फंडिंग की कमी है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। एग्जांपल्स इज़ कंपलसरी इन ऑल दी GS पेपर। फिर चौथा पेपर आता है एथिक्स में मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप पर्सनल टच दे पाएँ एग्जांपल्स में, एनालिसिस में, उतना बेटर है, क्योंकि अभी मुझे लगता है डिमांड वैसी ही है। और केस स्टडी जो हैं आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, सारे व्यू पॉइंट्स जितने भी दिखा सकते हैं उतने दिखाएंगे तो आई थिंक यू विल स्कोर ए गुड मार्क्स। इस तरह मैंने UPSC में चारों GS के पेपर और ऐसे पर फोकस किया, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।